अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदम जी फार्मा सर्विसेज के स्टूडियोज़ में और साथ ही साथ हैशटैग हेल्थ की एक और नई एपिसोड के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा मौजू है शिज़ोफ्रेनिया, जिसे उर्दू में तिब्बे नफ्सी शक़ाक़ दिमागी भी कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया शदीद ज़हनी मर्ज़ है। इसकी अलामात फ़र्द की ज़हनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मुहैयत होती है। फ़िक्र, अदराक, तवज्जो, एहसास, हिजान के अलावा हरकी किरदार और ज़ाहिरी सरगर्मियाँ भी सब कुछ इस मर्ज़ की लपेट में आ जाती हैं। ग़र्ज़ ये कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों की अलामत में शदीद ज़हनी तनाव पाया जाता है, इसलिए तमाम मरीज़ों में ये सारी अलामात मौजूद नहीं होती। यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के साथ इस बीमारी में मुब्तला होते हैं। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए आज हमें जॉइन करेंगी लाहौर से डॉक्टर हुमा असलम, जो कि एमबीबीएस, एफसीपीएस कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर हुमा असलम पंजाब यूनिवर्सिटी में बल्कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर में अपनी खदमात अंजाम दे रही हैं। चलते हैं डॉक्टर हुमा असलम की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि शिज़ोफ्रेनिया दरअसल किस किस्म की बीमारी है और इससे हम अपने आप को, अपने प्यारों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जी जनाब, डॉक्टर साहब को लाहौर से वेलकम करते हैं। डॉक्टर हुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा असलम, आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, जो कि शिज़ोफ्रेनिया है। पहला सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान अपनी रियलिटी से या अपनी जो असल ज़िंदगी है, असल दुनिया है, उससे कट जाता है और अपनी अपनी ही एक दुनिया में खो जाता है। उसको कुछ कानों में आवाज़ें आती हैं जो उसके लिए बिल्कुल रियल आवाज़ें होती हैं, उसको वो उतनी ही रियल लग रही होती हैं जैसे मेरी या किसी और की आवाज़ उसके कान में आएगी। उसको कोई चीज़ें नज़र आ सकती हैं, उसके कुछ फ़ॉल्स फर्म बिलीफ्स बन जाते हैं, कुछ यकीन बन जाते हैं, जैसे लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर एजेंसीज मेरे पीछे लगी हुई हैं और उन कैमरास लगाए हुए हैं, मुझे सुपरवाइज किया जा रहा है, मेरी हरकतों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। कुछ इस तरह के बिलीफ्स बन जाते हैं। लोग कोई बातें कर रहे हो तो उसे लगना शुरू हो जाता है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। समटाइम वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, वॉयलेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसे महसूस हो रहा है कि लोग उसके खिलाफ हैं या उसको मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो ऑफ कोर्स अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा। या फिर उसे कुछ इस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, कमांड कर सकती हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो करो। तो वो जो उसे कमांड्स मिल रही होती हैं, समटाइम वो उसको फॉलो कर रहा होता है। सो एक उसकी अपनी ही दुनिया होती है जिसमें कुछ उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, और वो अपनी असल दुनिया से कट जाता है, उसके कुछ यकीन बन जाते हैं जिनका असल हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और उसको आप जितना मर्जी समझा दें, जितना मर्जी उसके सामने प्रूफ्स देने की कोशिश करें, वो आपकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए ये असल एक्सपीरियंस है। आप उसे ये कह सकते हैं कि तो हमें तो आवाज़ें नहीं आ रही, तुम्हें आ रही हैं, तो तुम्हारा ख़्याल है, वहम है, लेकिन उसको तो कानों में आवाज़ें आ रही हैं, उसको तो चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो खुद से बातें करता है, खुद से हँसता रहता है, बिला मकसद चलना शुरू कर दिया, और सम टाइम कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कपड़े उतार दिए किसी के सामने जो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, या किसी को गाली गलौज कर दिया, कुछ इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ये कुछ इसकी चीज़ें हैं जो जब ये डेवलप हों तो हम कहते हैं कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया का मसला हो गया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये इसी के साथ एक और सवाल ज़हन में उभरता है कि वो कौन-कौन से ऐसे खतरे वाले अवामिल हैं या कौन-कौन से ऐसे रीज़न्स हैं जो आपको महसूस होता है, बेसिक रीज़न्स हैं, जो कि अमूमी तौर पर इस बीमारी को जो बढ़ने में सबका सबब बनते हैं, या अक्सर व पेशतर देखने में ये आता है कि ये बीमारी जो है बनती ही इन मसाइल की या इन वजूहात की वजह से, वो बेसिकली क्या-क्या फैक्टर्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया की डेवलपमेंट में जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, विरासत बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। सो अगर फैमिली में किसी को इस तरह का मसला है, या फिर पेरेंट्स में किसी को इस तरह का मसला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में ये बीमारी आने के। फिर इसके अलावा देखा गया है कि अगर माँ जब वो प्रेग्नेंट है, जब बच्चे की पैदाइश से पहले अगर उसकी न्यूट्रिशन उसे प्रॉपर नहीं मिली, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे कुछ इस तरह की वायरल इलनेसेस हो गई हैं, तो उन बच्चों में भी ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
और उसके बाद जो है अगर एनवायरनमेंट ऐसा रहा है, जीन्स आने का मतलब ये नहीं है, अगर फैमिली में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया का मसला है तो ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि स्किज़ोफ्रेनिया बच्चे को होगा ही होगा। उसमें टेंडेंसी बढ़ जाती है। उसके बाद एनवायरनमेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर एनवायरनमेंट में निग्लेक्ट का एलिमेंट रहा है, अगर खुदा ना खास्ता पेरेंट्स में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया, तो ऑफ कोर्स वो बच्चे की उस तरह केयर नहीं कर सकते और सिग्निफिकेंट निग्लेक्ट का एलिमेंट रहता है बच्चे की तरफ, बच्चे की उस तरह डिमांड्स या उसको उस तरह उसकी नीड्स नहीं पूरी की जा सकती जिस तरह एक नॉर्मल पेरेंट कर सकता है। इस वजह से, या फिर बच्चे में कोई अर्ली चाइल्डहुड में कोई अब्यूज का शिकार हुआ हो, जिसमें फिजिकल अब्यूज भी हो सकता है, इमोशनल अब्यूज भी हो सकता है और सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। इन तीनों अब्यूज में से किसी किस्म के अब्यूज का शिकार रहा हो बच्चा, या बहुत ज्यादा बुली होता रहा हो, तो ये जो स्ट्रेसर्स हैं प्लस जेनेटिक कंपोनेंट मिलके इस बीमारी की फॉर्म में सामने आता है। देखा गया है कि ये दोनों फैक्टर्स मिलके हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, जिनमें मेन केमिकल है डोपामीन। डोपामीन की एक्सेस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। हमारे दिमाग में डोपामीन नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी की, तो क्या इसकी कुछ इकसाम भी हैं, या ये बीमारी जो है बस एक सॉलिड तरीके से ही हमें नजर आती है, या इसकी भी कुछ टाइप्स हैं जिसको आप हमें बताना चाहें? इसकी कुछ टाइप्स भी हैं जिनको अगर देखा जाए, इसकी जो बड़ी-बड़ी टाइप्स हैं, उसमें एक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों के खिलाफ हो जाता है। उसे लगता है हर बंदा उसके खिलाफ है, उसके फैमिली मेंबर्स उसके खिलाफ हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जान से मारना चाहते हैं। उसमें शक-शुबा वाला एलिमेंट ज़्यादा होता है। फिर एक कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें मोशनलेस म्यूट हो सकता है, मतलब बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, जिस जगह पे बैठा हुआ है वहां पे बैठा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहा, या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं जो बार बार कर रहा है, जैसे ऐसे 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 बार बार हाथ हिला रहा है, बेमकसद हाथ हिला रहा है। इसको रेपिटेटिव मूवमेंट्स कहते हैं। तो ये कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में मूवमेंट के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया के अभी हम सिम्टम्स पे भी बात करेंगे। तो इसमें हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया है, जब स्किज़ोफ्रेनिया बेहतर हो जाता है, दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद अगर कुछ सिम्टम्स रह जाते हैं तो वो रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में आ जाता है। मतलब इसकी डिफरेंट आगे टाइप्स हैं, जो एक माहिर इमराज नफ्सियात बेहतर इवैल्यूएशन के बाद बता सकता है कि कौन सी टाइप का स्किज़ोफ्रेनिया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक सवाल जैसे भी आपने भी गुफ्तगू में कहा, यही सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगी कि बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया की ऐसी कौन-कौन सी अलामात हैं, कौन-कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जो कि आम आवाम आसान और फ़हम अंदाज में अगर आप उनको समझाना चाहें, जो वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकती हैं कि हाँ जी, ये जो बीमारी है ये बेसिकली शिज़ोफ्रेनिया के अंदर लाई करती है, ये इसकी बेसिक अलामात हैं या सिम्पटम्स हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात को हम 4 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, फिर नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, फिर कैटाटोनिक सिम्टम्स आते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर आता है। तो पॉजिटिव सिम्टम्स पे अगर बात की जाए तो इसमें 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक को डिलूजन्स कहा जाता है और एक को हेलुसिनेशंस कहा जाता है। जो पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिलूजन्स पे। डिलूजन्स बेसिकली थॉट का डिसऑर्डर है, सोचने का डिसऑर्डर है, सोचों का मसला है। इसमें कुछ फॉल्स फर्म बिलीफ्स बन जाते हैं, कुछ चीज़ों पे यकीन होना शुरू हो जाता है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। जैसे मरीज को ये लगना शुरू हो जाता है, मैंने पहले बात की कि लोग उसके खिलाफ हैं और उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या 2 लोग बैठे बात कर रहे हैं, उसको लगता है कि उसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पे हंस रहे हैं। जो न्यूट्रल इवेंट्स हो रहे होते हैं, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल वो सड़क क्रॉस कर रहा है और सिग्नल लगा हुआ है और रेड लाइट हो गई है, तो वो ये समझ सकता है कि ये रेड लाइट हुई है तो इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना है, आज मुझे कोई तकलीफ होनी है क्योंकि ये रेड लाइट होगी। मतलब जो अदरवाइज न्यूट्रल इवेंट्स हैं, जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उस बंदे से, लेकिन उसमें उसको पर्सनल सिग्निफिकेंस नजर आती है।
फिर सम टाइम उसे लगना शुरू हो जाता है कि जो वो सोच रहा है उसके बगैर बताए किसी को पता लग जाता है, या उसके जो वो सोच रहा है वो टीवी पे या रेडियो पे आ जाता है, या वो कोई उसकी मर्जी से उसकी सोचें निकाल रहा है, या फिर उसे ये लग सकता है कि कोई एजेंसीज उसको फॉलो कर रही हैं, चिप्स लगा के उसके जिस्म में कोई चिप लगाई हुई है या उसके कमरे में कैमरास लगाए हुए हैं। तो ये सब फॉल्स फर्म बिलीव्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें मैंने थोड़ी बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दी है कि ये डिल्यूजन्स में आते हैं। फिर दूसरी जो सिम्टम है वो हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन बेसिकली हमारा परसेप्शन का एरर होता है। परसेप्शन क्या होती है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह परसीव करते हैं। हम अपनी 5 सेंसेस से परसीव करते हैं, अपने देखने की सेंस से, अपने सूंघने, अपने टेस्ट, अपने हियरिंग सेंस से, सुनने की सेंस से, और अपने टच करने की सेंस से। इन 5 सेंसेस में मसला आना शुरू हो जाता है। उसे कोई ऐसी चीजें नजर आती हैं जो असल में नहीं होती, लेकिन उसे नजर आ रही हैं। कोई बुजुर्ग नजर आ सकते हैं, कोई औरतें नजर आ सकती है, कोई मर्द नजर आ सकते हैं जो असल में नहीं होते, पर उसको उतना ही क्लियर नजर आ रहे होते जितना एक नॉर्मल इंसान उसे नजर आ रहा है। उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं जो उतनी ही रियल महसूस होती हैं। जैसे कोई बात कर रहा है तो उसके कान में आवाज आएगी। वो आवाजें आपस में भी उसके बारे में गुफ्तगू कर सकती हैं या डायरेक्टली भी उसको कुछ कह सकती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली आवाजें आती हैं इस तरह के मरीजों को, उन्हें कमांड करती हैं, कुछ करने को कहती हैं, या उसके बारे में डिस्कस करती हैं, या उसको क्रिटिसाइज करती हैं, या कुछ मनफी रिमार्क्स पास करती हैं, या उसके एक्शंस पे बोलती हैं। ये आवाजें उस मरीज के लिए काफी डिस्टर्बिंग होती हैं क्योंकि उसे असल में सुनाई दे रही होती हैं। फिर उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसे कोई टच कर है जबकि आसपास कोई नहीं होता। उसके मुंह में कोई टेस्ट आ सकता है जबकि वो कुछ खा नहीं रहा होता, या उसको कोई स्मेल आ सकती है जबकि आसपास कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी होती। सो ये 5 सेंसेस का इश्यू होता है, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। और जिस सेंस का मसला होता है उसे उसी का हेलुसिनेशन कहते हैं। जैसे अगर दिखने में आ रहा है तो विजुअल हेलुसिनेशन है, अगर सुनने में उसे आवाजें आ रही हैं तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। इसी तरह बाकी सेंसेस में भी जिस सेंस का मसला आ रहा है उसकी हेलुसिनेशंस हैं। ये इसके पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। फिर बात की मैंने डिसऑर्गेनाइज स्पीच की। डिसऑर्गेनाइज स्पीच में क्या होता है कि उसका बोलने का जो है जिस तरह वो बात कर रहा है वो बहुत ज्यादा इररेलेवेंट है, बेतुकी बातें कर रहा है। आप उससे सवाल कुछ पूछ रहे हैं, वो जवाब कुछ दे रहा है, या बहुत लंबी बातें कर रहा है, या एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाए जा रहा है, या आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा, मतलब बेरब्त गुफ्तगू करता है। डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर हो सकता है, जैसे वो चीजें करना शुरू कर देता है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होती या जो बहुत अजीबोगरीब होती हैं, जैसे कूड़े में हाथ डालना शुरू कर देना, और या फिर अपने कपड़े उतार देना, या बेमकसद गलियों में चलते फिरते रहना, छत पे चलते फिरते रहना, या आसमान की तरफ देख के कुछ इशारे करना, या अजीबोगरीब ड्रेसअप कर लेना। तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में आता है। फिर इसके साथ जो कैटाटोनिक बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि वो मोशनलेस हो जाता है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा, बैठा है तो लंबे घंटों तक बैठा है, कुछ खा पी नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, ये कैटाटोनिक बिहेवियर आता है। फिर इसकी कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में अगर बात की जाए तो वो जो मरीज है उसका किसी चीज में दिल नहीं लगता, वो कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहा, कोई मोटिवेशन नहीं रहती, वो बातचीत नहीं कर रहा, किसी से मिल नहीं रहा, मोटिवेशन खत्म हो गई है चीजों की तरफ, तो हर चीज कम हो गई है, उसने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया है। तो ये उसकी नेगेटिव सिम्टम्स हैं। ये सब मेन इसकी अलामात हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें से सब अलामात मौजूद हों तो हम स्किज़ोफ्रेनिया कहें। अगर इनमें से 2 अलामात भी मौजूद हैं, यानी कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, नेगेटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और कैटाटोनिक बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर में से अगर कोई सी 2 अलामात भी मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि उस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया है। और ये अलामात पिछले 6 महीने से रहनी चाहिए और पिछला 1 महीना सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन आ जाना चाहिए। मतलब इन अलामात की वजह से उसकी जिंदगी अगर पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया का ही मसला है।
बिल्कुल सही। डॉक्टर हुमा, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में, सहल अंदाज में हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को ये बातें समझाई। यहाँ एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी, फिर हम टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ आएंगे कि कोई ऐसी खास डॉक्टर साहब उम्र है, कोई ऐसी एज है जहाँ से हम शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी को तशखीस कर सकते हैं, या पेरेंट्स या देखने वाले इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी उम्र होती है कि जिसमें हम इस बीमारी की अलामात को वाज़े तौर पर जान सकते हैं या ज़ाहिर होती हैं तो हम मालूमात ले सकते हैं? नॉर्मली देखा गया है कि ख़वातीन और मर्दों में अगर इसकी शरह देखी जाए होने की, तो ये मर्दों में थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 1.4:1 रेशो है, यानी कि मर्दों में थोड़ा सा इसके होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मर्दों में देखा गया है कि ये अर्ली एजेस में आती है, 20s में, ये 16, 17 टीन एज में, और फिर अर्ली 20s में ये जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो 20s में मर्दों में आती है। ख़वातीन में इसकी 2 पीक्स देखी जाती हैं, 20s में और 40s में। मतलब एक पीक तो 20s में आती है और ख़वातीन में 40s में भी स्किज़ोफ्रेनिया की अलामात आ सकती हैं। सो हमने यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है और इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक जल्दी उम्र में बीमारी आ जाती है, जैसे मैंने बात किया 20s में आ जाती है, और समझा ये जाता है क्योंकि वो बेतुकी बातें कर रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, तो समझा ये जाता है कि इस पे जिन्नों का साया हो गया है जी। और उसके बाद इसको डिफरेंट पीरों फकीरों के पास लेके जाया जाता है ताकि उससे जिन निकाले जा सके। और इस सारे अमल में ना बहुत ज्यादा देर हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया में टाइम इज वेरी क्रूशियल। जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, उतना जल्दी बेहतरी आने के और मुकम्मल तौर पे बेहतर होने के इम्कानात होते हैं। ये चीज बताना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज जो मैंने हाईलाइट करनी है, यहाँ पे एक और चीज जो हमारे यहाँ की जाती है कि जब ये अलामात आना शुरू हुई, एक तो ये कि पहले बाबों के पास लेके गए, तावीज के लिए लेके गए, दूसरा अल्टीमेट सोल्यूशन समझा जाता है कि अब इसकी शादी कर दी जाए तो शादी के बाद बेहतर हो जाएगा। एक बीमारी जिसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसकी लाइफ में एक और खातून को भी लेके आ रहे हैं और वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, उसके बच्चों में इस बीमारी के होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। दूसरा मैंने क्या बात की थी कि अगर वो बेहतर नहीं है तो निग्लेक्ट का एलिमेंट भी आ रहा है। सिर्फ जीन्स होने से बीमारी नहीं हो जाती, क्योंकि देखा ऐसी रिसर्चेस हुई हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया की जीन्स बच्चा कैरी कर रहा है और उसको उन्होंने उसके पेरेंट्स, असल पेरेंट्स जिनको स्किज़ोफ्रेनिया था, दूर करके एडॉप्टेड पेरेंट्स के पास रखा है, तो बीमारी होने की शरह बहुत कम हो गई है। तो स्ट्रेस जहाँ पे है, निग्लेक्ट जहाँ पे है, वहाँ पे बीमारी होने का चांस ज्यादा हो जाता है। सो अगर आपने शादी करनी भी है, पहले बीमारी का इलाज करवाइए, उसे ठीक कीजिए, क्योंकि ये एक बीमारी है। शादी बीमारी का इलाज नहीं है, या दम दरूद पीरों फकीरों के पास जाना ये बीमारी का इलाज नहीं है। ये सब इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी तो लोगों को पता चलेगा, क्योंकि पहले एक जमाने में जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे उसको भी समझा जाता था कि ये जिन आ गए हैं इस पे, और अब उसको बीमारी माना जाता है क्योंकि उसके बारे में बहुत अवेयरनेस आ गई है लोगों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइकाइट्रिक इश्यूज के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। लोगों को अभी तक इल्म नहीं है कि ये एक बीमारी है। डॉक्टर के पास अमूमन तब लाया जाता है जब पीर फकीर साहब जवाब दे जाते हैं। इवन इन लोगों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, इनको मारा पीटा जाता है, जंजीरों से बांधा जाता है, और वो बेचारे अपनी मेंटल स्टेट सही नहीं है और उसके बाद उनपे समटाइम जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। और डॉक्टर के पास तब लाया जाता है जब सब चीजें फेल हो जाती हैं और पीर साहब खुद ही कह देते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, हमने जिन निकाल दी है, अब दिमाग पे असर है तो वो डॉक्टर ठीक कर देगा। उस टाइम में काफी डिले हो चुका होता है। बिल्कुल दुरुस्त बात कही आपने डॉक्टर हुमा। और इसी बात से बस आज के प्रोग्राम का लास्ट क्वेश्चन भी आपसे करूंगी कि अगर किसी को ये महसूस हो भी जाए कि उसने तशखीस हो गई कि इसको या इस बच्चे को या इस अडल्ट को शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो अमूमी तौर पर लोगों को डॉक्टर साहब आप ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि जो उसका इलाज है वो कैसे मुमकिन है और वो किस हद तक जाता है। यानी लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ ये भी देखने में आता है डॉक्टर साहबा कि लोग जो है वो दवाइयाँ खाते हैं, थोड़ा सा बेहतर होते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये भी ज़रा बताइएगा कि एक तो तशखीस और फिर उसका इलाज, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम आगे कैसे ले जाकर उसको कंडक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
और इस पे वाकई मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया मैंने पहले बात की कि जीन्स और एनवायरनमेंट मिलके हमारे दिमाग में एक केमिकल की इम्बैलेंस क्रिएट कर रही हैं, उसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रही हैं। जब केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसी तरह जैसे शुगर की बीमारी में इंसुलिन कम हो जाती है और आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है, यहाँ पे आपका एक केमिकल ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसको कम करने के लिए दवाई देनी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया में दवाई लाजिम और मलजूम है, दवाई के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है और टाइम इज वेरी क्रूशियल। जितना जल्दी सिम्टम्स डेवलप होने के बाद आप दवाई स्टार्ट कर देंगे, उतना जल्दी बेहतरी आने के चांसेस होते हैं और ये मुकम्मल बेहतर हो जाते हैं। ये सोसाइटी के इम्पोर्टेंट फर्द बन सकते हैं। मैंने इवन बहुत सारे लोगों को देखा है जो मेडिकल प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हैं विद दिस इलनेस, क्योंकि अर्ली डिटेक्ट कर लिया और इसका ट्रीटमेंट कर लिया। आपने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट कितनी देर चलता है। इसका ट्रीटमेंट कुछ लंबे अरसे तक चलता है, तकरीबन 1 से 2 साल दवाई लेना पड़ती है। अमूमन देखा गया है कि 4 से 6 हफ्तों में सिम्टम्स बहुत कम हो जाते हैं, जो इंटेंसिटी होती है सिम्टम्स की, बल्कि मुकम्मल बेहतरी आ जाती है 4 से 6 हफ्तों में काफी केसेस में। लेकिन उसके बाद हम दवाई कंटिन्यू करते हैं तकरीबन 1 से 2 साल। वो इसलिए कंटिन्यू करते हैं कि देखा गया है कि अगर दवाई जैसे ही सिम्टम्स बेहतर होते हैं डिसकंटिन्यू कर दी जाए तो फौरन रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर 1 से 2 साल दवाई कंटिन्यू कर ली जाए और उसके बाद टेपर डाउन करके बंद कर ली जाए तो देखा गया है कि काफी ज्यादा केसेस में ये लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं। और कुछ केसेस में हमें शायद इससे भी लंबा अरसा दवाई देनी पड़ती है, लेकिन वो लोग दवाई लेने के साथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। दवाई बहुत मिनिमम डोज पे चलती रहती है और वो ठीक रहते हैं, वो अपनी नॉर्मल जिंदगी के सब कामकाज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें बेसिकली रिस्क और बेनिफिट का एनालिसिस करना होता है। हमें देखना होता है कि अगर वो दवाई के साथ सही फंक्शन कर रहा है और दवाई जैसे ही छोड़ते हैं उसकी इलनेस वापस आ जाती है, तो इस तरह के केसेस में हमें दवाई कुछ लंबे अरसे तक भी कंटिन्यू करनी पड़ सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको प्रोग्राम में शामिल करके हमें बेहद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। इन प्रोग्राम्स का मकसद बढ़ती हुई बीमारियों के मुतालिक आप तमाम लोगों को आगाही फराहम करना है। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आते हैं तो आप हमें अपनी राय से, अपनी सजेशन से आगाह कर सकते हैं आदम जी फार्मा सर्विसेज के यूट्यूब के पेज चैनल पर भी और साथ ही साथ फेसबुक के पेज पर भी। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर किसी और बेहतर प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।